So let's move on to the next topic of this series, which is chemical bonding. इस पर हम questions देखते हैं एक करके. So let us start with the first question. What it says: the shape of a molecule is determined by electron pair repulsion in the valence shell. A lone pair occupies larger space than a bond pair because it is not shared by two nuclei. तो we know this thing very well. इसीलिए लोन पेयर रिपल्शन जो होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, which in turn is greater than the bond pair repulsion. तो ये लॉजिक हमें पता है ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब हम बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो जो बॉन्डेड पेयर होता है दैट इज बाउंडेड बिटवीन टू न्यूक्लियाई, तो इट इज नॉट दैट फ्री. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट लोन पेयर, तो लोन पेयर आपका एक ही न्यूक्लियाई से बाउंडेड होता है, तो मोर फ्री रहता है, तो इसलिए वो क्या ज्यादा रिपल्शन शो कर सकता है. तो वो दैट इज रिटन हियर, द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स causes distortion of bond angles that we know very well and hence a deviation from an ideal shape. The extent of distortion depend upon the orientation of the lone pairs around the central atom. इसीलिए जब हम लोन पेयर्स अरेंज करते हैं अराउंड सेंट्रल एटम तो बड़े वाइजली करते हैं. सो in a trigonal bipyramid the lone pairs occupy equatorial positions, then the axial bonds. Explain this fact by taking an example. तो हमें पता है जब हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं when we talk about trigonal bipyramid, तो वहां पर हम जब लोन पेयर रखने की बात आती है तो उसने बोला है उनको हम इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रखते हैं देन द एक्सियल वंस. हम एक्सियल पे क्यों नहीं रखते हैं, उसी को हमें एक्सप्लेन करना है बाय टेकिंग एन एग्जांपल. तो दैट मींस अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना है तो वी नीड टू डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी. और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर हम लोन पेयर को एक लोन पेयर को मान लीजिए मैं ऐसा केस ले लेता हूं, वैसे तो हमारे पास तीन केसेस बन जाएंगे कि हमारे पास एक लोन पेयर है या दो लोन पेयर है या फिर तीन लोन पेयर है, और केसेस बन सकते हैं. तो मैं कोई एक ऐसा केस ले लेता हूं जिसमें दोनों ही चीजें टेक केयर हो जाए. मतलब क्या कहना चाहता हूं, लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. तो हम एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं और हम उसको एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी बाय पुटिंग लोन पेयर एट डिफरेंट अवेलेबल पोजीशंस. जैसे उसने बोला कि इक्वेटोरियल वाला ज्यादा स्टेबल है देन द एक्सियल वन, तो हम क्या करेंगे, क्या केसेस हमारे बन जाएंगे, एक तो इक्वेटोरियल पे दोनों प्रेजेंट हो गए, दूसरा केस हमारा बन जाएगा दोनों एक्सियल पे प्रेजेंट हो गए, तीसरा केस हमारा बन जाएगा एक एक्सियल या एक इक्वेटोरियल प्रेजेंट है. मैं किस केस की बात कर रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास दो लोन पेयर वाली सिचुएशन है. सो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. तो हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जहां पर हमारे पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे. तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, सेंट्रल एटम मैं कुछ भी बोल देता हूं, ए बोल देता हूं, राइट. और अब हाइब्रिडाइजेशन हम sp3d की बात कर रहे हैं. तो मैंने क्या क्या केसेस बनाए, ये यहां पर बॉन्डेड है लाइक दिस, इसको हम ब्रोकन वेज से शो कर देते हैं या सॉलिड वेज से शो कर देते हैं तो इट विल बी मोर क्लियर. तो यहां पर हमने ये बॉन्ड बनाया और ये रहा आपका ब्रोकन वेज एंड देन वी हैव सॉलिड वेज, ये सिचुएशन बन गई. और फिर इसके परपेंडिकुलर इसको मैं डैश लाइन से शो कर रहा हूं. तो केसेस क्या क्या हो सकते हैं, एक लोन पेयर होता है तब भी हम इक्वेटोरियल पे रखते हैं, दो लोन पेयर होते हैं तब भी हम इक्वेटोरियल पे रखते हैं, तीन लोन पेयर होंगे तब भी हम इक्वेटोरियल पे रखेंगे. तो यही केसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं. उसमें से मैं एक केस लेकर के यहां डिस्कस कर लेता हूं. जब मान लीजिए हमारे पास दो लोन पेयर है, ठीक है, बीच वाला केस डिस्कस कर लिया, रखना लॉजिक सब में सेम ही रहने वाला है. तो दो लोन पेयर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, मैंने यहां इक्वेटोरियल पे जैसा कि उसने बोला वो सिचुएशन बना ली आपकी. ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, फिर दोनों एक्सियल पर डालेंगे और एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल पर डालेंगे. sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, आपको ये बात पता ही है. यहां पर ट्राइगोनल बायपिरामिड में ये सिचुएशन बन गई डैश 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 एंड व्हेन वी हैव लाइक दिस. तो एक लोन पेयर हमने एक्सियल पर डाल दिया और एक लोन पेयर हमने इक्वेटोरियल पर डाल दिया. और ऐसी तीसरी सिचुएशन आपकी बन जाएगी, आपने क्या करा, दोनों ही एक्सियल पर डाल दिए. तो वी हैव दिस सेंट्रल एटम ए, ये रहा लोन पेयर और ये आपका इस बार यहां पर बॉन्डेड पेयर सारे इक्वेटोरियल्स पे प्रेजेंट है. तो ये सिचुएशन है, राइट. तो अब हमें चेक करना है, हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, क्यों देते हैं वही देखने जा रहे हैं. तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं क्या क्या बॉन्ड एंगल्स हैं यहां पर, तो आप मान के चलिएगा यहां पर ये बॉन्डेड है, प्लीज
डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे बॉन्ड है, ये डैश लाइन का मतलब नहीं है कि यहाँ बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, और ये यहाँ लोन पेयर रखा है मैंने ऐसे, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। तो दो के अलावा बाकी जितने भी आपके बॉन्ड्स मैंने शो कर रखे हैं वो एक्चुअली में बॉन्डेड पेयर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे एंगल्स क्या क्या है, 180 डिग्री वाला एंगल हो जाएगा। दूसरा एंगल अगर हम बात करेंगे तो 120 के अप्रॉक्स वाले एंगल हो जाएंगे, एग्जैक्ट हम 120 तो नहीं बोल सकते। और तीसरा अगर हम बात करें तो 90 डिग्री वाले एंगल हो जाएंगे। आपको पता है sp3d हाइब्रिडेशन है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड होगा, तो आपका 120 डिग्री तो प्लेन में हो जाएगा। एक ऐसे मान लीजिए बॉन्ड है, एक ऐसे बॉन्ड जा रहा है, ब्रोकन वेज और सॉलिड वेज का मतलब आप लोग जानते ही हैं, और एक ऐसे है, तो 120 डिग्री जो इक्वेटोरियल में प्रेजेंट है, 90 डिग्री एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में, या एक्सियल में जो आपने लोन पेयर रखा होगा या बॉन्ड पेयर होगा उसके बीच में 90 डिग्री, और 180 डिग्री हो गया जो एक्सिस के अलोंग आपने लगा रखा है, एक ऊपर और एक नीचे। अब हम सबसे छोटे एंगल पर ध्यान देंगे विच इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा रिपल्शन फेस करने को मिलेगा अगर चीजों की हम बात करें, चाहे लोन पेयर की बात करें या बॉन्ड पेयर की बात करें, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, क्योंकि वो सबसे छोटा एंगल है, सबसे करीब होगा, 180 डिग्री में दूर हो जाएंगे। सो वी नीड टू लुक फॉर रिपल्शंस ऑकरिंग एट 90 डिग्री, उस पर हमें ध्यान देना है। तो 90 डिग्री वाले रिपल्शंस बहुत मैटर करेंगे। 90 डिग्री रिपल्शंस, तो हम सारे रिपल्शंस चेक कर लेते हैं एक एक करके। तो लोन पेयर जो कि सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और लास्ट में आ जाएगा आपका बॉन्ड पेयर। तो मैं इन्हीं के नीचे लिखता चला जाऊंगा। तो हम 90 डिग्री पे चेक कर रहे हैं, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, 90 डिग्री रिपल्शन, क्योंकि ये सबसे छोटा एंगल यहां पर प्रेजेंट है, अप्रॉक्स 90 डिग्री। सो इफ वी टॉक अबाउट लोन पेयर रिपल्शन, तो ये तो 120 डिग्री पे प्रेजेंट है, तो यहां पर ये 0 लिख देंगे हम, क्योंकि ये प्लेन में प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल में बॉन्ड्स आपके 120 डिग्री पे होंगे। परफेक्ट। अगर हम ट्राइगोनल बाई पिरामिड की बात करें, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, तो ये वाला लोन पेयर इसके साथ जो इसके परपेंडिकुलर होगा, एक ये रिपल्शन शो करेगा और एक इसके साथ भी शो करेगा 90 डिग्री पे, तो इसके लिए 2 हो गए, ऐसे ही इसके लिए 2 हो गए। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो 90 डिग्री पर हो रहे हैं वो हो गए 4। प्लीज पे अटेंशन, ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो आपको पता है कि सिचुएशन ऐसी कुछ होगी, मतलब ये रहे आपके, मैंने यहां पर लोन पेयर लगाए हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें, मैंने पेन की हेल्प ली है, और एक ये रहा, और इसके परपेंडिकुलर आपने एक्सियल बॉन्ड्स, तो 90 डिग्री क्या होगा, इनके बीच का एंगल। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी अगर बात करें बॉन्ड पेयर की, तो यहां जो बॉन्ड पेयर है वो इस पे रिपल्शन करेगा 90 डिग्री पे, इस पे करेगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2 हो गए। सेम विल हैपन विद व्हाट, इसकी बात करें, ये लोन पेयर है यहां पर 120 डिग्री पर, इसके परपेंडिकुलर और ऐसे नीचे, तो ये हो गए। तो इसी तरह विजुलाइज कर सकते हैं, यू कैन टेक हेल्प ऑफ पेन, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 और बाकी बचे आपके 2 ही एंगल और बचे 90 डिग्री वाले, बॉन्ड पेयर, वो हो गए आपके कितने, 2। तो यहां पर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर हमने देख लिया। बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ऐसे ही ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इनके बीच का 90 डिग्री के टोटल एंगल इसके अंदर कितने प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है। अब आते हैं इसमें लोन पेयर रिपल्शन की बात करें, 90 डिग्री पे हम बात कर रहे हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन यहां पे आपको दिख गया कितना है, 1। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एक प्रेजेंट है। फिर अगर हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करें, तो देखिए ये रहा आपका लोन पेयर और ये रहा बॉन्ड पेयर, ये 90 डिग्री पे प्रेजेंट है और ये भी 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, तो ये आपके हो जाएंगे यहां पर 2 इस लोन पेयर और इन 2 बॉन्ड पेयर के साथ। अब ये लोन पेयर की बात करें, पहले मैंने इसके लिए चेक करा है, इसका इन दोनों के साथ हो गया आपका 90 डिग्री, तो ये हो गए 2। इस लोन पेयर की बात करते हैं, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ सिर्फ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो 2 + 1 ये हो गए आपके 3। तो ऑब्वियसली बॉन्ड पेयर आपके 2 बनेंगे, क्योंकि टोटल 6 एंगल है 90 डिग्री वाले, या आप चेक भी कर सकते हैं कि बॉन्ड पेयर में आपके 2 कौन से बन रहे हैं। तो बॉन्ड पेयर आपका ये वाला हो गया, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये बॉन्ड पेयर इसके साथ बना रहा है, इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन देखिए ये सिचुएशन हो गई, ये वाले बॉन्ड को मैं ऐसे प्लेन में दिखा रहा हूं,
राइट, और इसके परपेंडिकुलर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये 2 हो गए। तो ये सिचुएशन बन गई 3 2 5 1 6, तो टोटल 6 आने चाहिए 90 डिग्री के एंगल, आप चेक कर लीजिए टोटल 6 होंगे। ऐसे ही यहां पे आते हैं लोन पेयर अब 180 डिग्री पे प्रेजेंट है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया आपका 0 वाली सिचुएशन आ गई, 180 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री पे हम चेक कर रहे हैं। फिर देखते हैं लोन पेयर के बॉन्ड पेयर के साथ, तो इस लोन पेयर का इन तीनों के साथ क्या है, 90 डिग्री एंगल है, जो इक्वेटोरियल में तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 ये, ऐसे ही इस लोन पेयर का इन तीनों के साथ 6, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहां पे आ गया 6 और ये रहा आपका 0। इसको हम टोटल करके लिख लेते हैं, दैट मेक्स इट 3। अब एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ये वाला तो हम अवॉइड करेंगे, क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहां लोन पेयर रिपल्शन आपका मैक्सिमम होता है, और यहां पर 90 डिग्री पर सिर्फ इसी में हो रहा है लोन पेयर रिपल्शन, यहां पर तो नहीं हो रहा है, यहां पे एंगल बड़ा है 120 डिग्री, और यहां पे अगर हम बात करें तो 180 डिग्री है लोन पेयर रिपल्शन, बट हम 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो वी नीड टू पे अटेंशन टू दैट थिंग, क्योंकि और भी रिपल्शन मैटर करेंगे। तो ये तो बाहर हो गया। अब आते हैं इन दोनों में, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 4 + 2, कोई बुराई नहीं है। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, दोनों में लोन पेयर रिपल्शन 0 है एट 90 डिग्री, ये अच्छी बात है बहुत। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहां 4 है, यहां पे 6 है, तो आपको पता है अगर हम रिपल्शंस की बात करें तो LP इज ग्रेटर देन LP BP विच इज इवन ग्रेटर देन BP BP। तो ये आपको दिख गया है कि इसमें जो 2 रिपल्शन आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर के हैं वो इससे क्या है, ज्यादा है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। यहां 6 है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो आगे आ जाएगा, और यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपके 4 है, बाकी 2 पीछे चले गए, तो इसीलिए बेस्ट क्या रह जाएगा, ये अवेलेबल रह जाएगा, ये ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो दैट इज द रीजन कि हम जब लोन पेयर रखते हैं तो हम कहां से रखना चालू करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन से रखना चालू करते हैं। जैसे मैंने एक केस लेकर के आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ऐसे ही आप और भी केसेस बना करके इस चीज को स्टडी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो बहुत क्लियर है, यहाँ 90 डिग्री वाले रिपल्शन लोन पेयर 1 दिख रहे हैं सीधे सीधे, फिर उसने जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करी है वो भी चेक कर लिए, तो ये लोन पेयर किस बॉन्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसके साथ तो नहीं बना रहा है, इसके साथ बना रहा है एक, और ऐसे ही इस लोन पेयर इसका देखिए सिर्फ एक ही बन रहा होगा, ये सबको समझ में आ रहा है, इसके साथ तो 120, इसके साथ भी 120, तो एक हो गया। फिर अगर हम इस लोन पेयर की बात करें तो 90 कहां बना रहा है, 90 डिग्री एंगल आपका बना रहा है यहां पर एक, और एक ये 2, तो कितना हो गया, क्योंकि दोनों इक्वेटोरियल में 3 हो गया, और बाकी बचे बॉन्ड पेयर रिपल्शन 90 डिग्री पे, वो आप समझ ही होंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, उसको आपको पता चल गया होगा ऐसा क्यों हुआ है उसमें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इट सेज, गिवन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल T और F फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यूज T इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इफ इट इज फॉल्स, और आपको बताना है स्टेटमेंट दिए हैं, तो मतलब बेसिकली इस फॉर्मेट में हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है। सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो उसने बोला है CH3 होल ट्वाइस PCF3 होल थ्राइस, तो हम बना लेते हैं ऐसे P, और ये रहा आपका CH3 एंड देन यू हैव CH3 और CF3। तो यहां पे फास्फोरस का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो वो आपका sp3d आ रहा है, और हमें पता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 2, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये देखा था कि लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या बंच ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वी प्रिफर देम टू कीप, हम कहां रखना प्रेफर करते हैं, एक्सियल पोजीशन पे। बेंड्स रूल आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि sp3d हाइब्रिडाइजेशन को वी कैन ब्रेक इट इनटू sp2 + pd, और वो जो एक्सियल वाले होते हैं उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर हम क्या बोलते हैं, कम रखा जाता है, तभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम वहां पर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सियल मैंने जैसे बोला sp3d को sp2 + pd की तरह विजुलाइज कर सकते हैं। sp2 आपके हो गए किसमें, इक्वेटोरियल में, तीनों आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लग गए, और पीडी आपका हो गया परपेंडिकुलर, तो इसमें परसेंटेज कैरेक्टर कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच सके, तो पीडी में अगर वो जाएगा तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर
एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका क्या है, 0। इन माई केस हमने sp2 प्लस pd जब लिखा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस पोजीशन पे जाना प्रेफर करेगा। दिस इज द बेंड्स रूल, ना कि किस कहां पर, इक्वेटोरियल पे, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाता है। तो जैसे हमें पता है एस ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना वो न्यूक्लियस की तरफ डिफ्यूज्ड हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, न्यूक्लियस आसानी से क्या जो भी बॉन्ड बनाने आएगा उसको पुल कर पाएगा। सो वी हैव दिस सिचुएशन हियर। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पे CF3 ऑब्वियसली इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर हम बात करें किसके, CH3 के कंपैरिजन में, तो हम उसे कहां रखना चाहेंगे, एक्सियल पोजीशन पे। तो एक CF3 मैंने यहां रख दिया, एक CF3 यहां रख दिया, और ध्यान रखिएगा ये रहे आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। अब मजबूरी है हमारी तो हमें इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा। ये रहा आपका ब्रोकन वेज, 3D अपीयरेंस के लिए दैट विल बी बेटर, और ये रहा आपका सॉलिड वेज। तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, और एक उसके परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर, और CF3 परपेंडिकुलर है। इस वाले की बात करें अगर, तो यहां पर जब हम आएंगे तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, P इस बार 3 CH3 है, तो अच्छी बात है, इस बार 3 CH3, तो वी कैन पुट देम व्हाट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, और जो आपका CF3 है वो हम कहां रख देंगे, इसके परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका प्लेन में आ जाएंगे, जिसको मैं बोल रहा था sp2 जैसा देख सकते हैं, और इसको आप pd की तरह विजुलाइज कर सकते हैं। इस तरह स्प्लिट करके आप थोड़ा देखेंगे तो आसान रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने यहां पर ले जाकर कनेक्ट कर दिए इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो ये स्टेबल अरेंजमेंट है। अब इस नॉन पोलर एंड इस पोलर, देखिए तो गलती हो गया, यहां पे ये पोलर ये आपका नॉन पोलर हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर्स और ये वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे 180 डिग्री पे, और यहां पर भी तीनों आइडेंटिकल वेक्टर्स बनेंगे, एंड यू इफ यू कनेक्ट देम सच दैट कि तीन वेक्टर 120 डिग्री पर अरेंज है, टेल्स ज्वाइन कर दें तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। तो ये वाला आपका नॉन पोलर हो जाएगा, ये आपको पता है पक्का पोलर होगा, क्योंकि ये तीनों आइडेंटिकल नहीं है। फाइन, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट क्या यहां पे कैंसिल कर पाएंगे, ये तीनों आइडेंटिकल वेक्टर है ही नहीं, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी पोलर। इन्होंने इसको नॉन पोलर और उसको पोलर लिखा हुआ है, तो ये तो हो गया आपका गलत। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया F, सो लेट अस पुट F हियर। CH3P CH3 बॉन्ड एंगल, वो इन बॉन्ड एंगल्स की बात कर रहा है, CH3P CH3 बॉन्ड एंगल्स, ये बॉन्ड एंगल जो इक्वेटोरियल प्लेन में प्रेजेंट है, आर इक्वल इन CH3 होल थ्राइस PCF3 और ट्वाइस, मतलब इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो हाँ बिल्कुल ये सारे एकदम आइडेंटिकल है, हर तरफ से जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है दैट इज आल्सो आइडेंटिकल। तो यहां जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, पहला वाला फॉल्स था। PF3 विल बी मोर सॉल्युबल, अब उसने अलग से पार्ट पूछ दिया, PF3 विल बी मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट देन SiF4। तो ये तो आसान सा पार्ट है, हम बहुत आराम से बता सकते हैं। SiF4 में आपका हाइब्रिडेशन sp3 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगा, चारों वेक्टर एक टेल अगर उनकी कनेक्ट कर दी जाए, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट करा जाए तो वहां पर रिजल्टेंट आपका 0 आएगा। तो SiF4 इज बेसिकली अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जबकि हम PF3 की बात करेंगे, PF3 में ऐसा नहीं होने वाला, PF3 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 जैसा हो रहेगा, राइट। तो यहां पे कैंसिल नहीं होने वाले वेक्टर, जब नहीं कैंसिल होंगे तो ये आपका पोलर हो जाएगा। तो पोलर पोलर में ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू नॉन। तो SiF4 की सॉल्युबिलिटी उतनी नहीं होगी, फेवरेबल नहीं होगी किसमें, पोलर सॉल्वेंट में एज कंपेयर टू PF3। तो हम यहां पे बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो इफ यू पे अटेंशन, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी है, तो FTT आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, व्हाट इट सेज। A molecular compound is composed of 60.4% of xenon, 22.1% of oxygen and 17.5% of fluorine by mass. If the molecular weight is 217.3, what is the molecular formula predict? तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करा है आपका क्या परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला, उसके बेसिस पे वी नीड टू फाइंड आउट द फॉर्मूला। तो बस यही सिंपल सा पार्ट है, इजी सही क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो हमें निकाल लेंगे। बाकी फिर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी होगी तो वो हम देखेंगे कैसे हमें प्रेडिक्ट करनी है। सो लेट अस
फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको पता है जिनॉन 60, पहले सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लेते हैं, फिर हम वहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो जिनॉन 60.4% है, तो आपका जिनॉन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज क्लोज टू 131.3 के आसपास होता है। तो हम 131.3, तो एटम्स निकालते हैं जरा, जिनॉन के एटम्स, जिनॉन एटम्स, फिर उनका हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लेंगे। तो जिनॉन एटम्स हो जाएंगे 60.4 अपॉन 131.3। और ऐसे ही ऑक्सीजन की जब हम बात करेंगे, ऑक्सीजन एटम्स में हमारे पास इजीली आ जाएंगे, दैट विल बी 22.1 अपॉन 16। और सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन एटम्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, दैट विल बी 17.5 अपॉन ये हो जाएगा आपका 19। तो ये वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी लगभग 0.46 के आसपास आएगी। और ऐसे ही ये वैल्यू निकाल लीजिएगा 0.916, ये सॉरी 1 पॉइंट समथिंग के आसपास जाएगी। और ये जाएगी आपकी, दिस विल बी 1.32 के आसपास शायद जाएगी, एंड ये वैल्यू आपकी बैठेगी 0.92 के आसपास। मैंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया है। तो 0.46, 1.38, इसको 8 कर लीजिए, और ये हो गया आपका 0.92। तो यहां से अब हम एटम्स का रेशियो लेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो ये आपका लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जिनॉन ओ। और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे 1 सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ये लगभग 3 टाइम्स जाएगा, और फ्लोरीन आपका 2 टाइम्स, XeO3F2। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो मेरे हिसाब से 217.3 आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला है वही एक्चुअली में यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। जिनॉन ऑक्सीजन को ऐड कर दिए, जिनॉन जैसे मैंने बोला 131.3 हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका लगभग 48 हो गया, और ये हो गया 38। तो इफ यू ऐड इट देम अप तो ये हो जाएगा 17, और ये हो गया 5, 7, 10, 11, और ये 217.3। तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। तो इसका मतलब यही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, बस खत्म हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, वही पिछली बात जो मैंने डिस्कस करी उसी से हम इसको आंसर कर लेंगे। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, और जिनॉन आपका किस तरह, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये रहा फ्लोरीन और ये रहा फ्लोरीन, इस तरह हम अरेंज कर देंगे। तो ये आपका ज्योमेट्री हो जाएगा। तो तीनों ये आपके इक्वेटोरियल में आ जाएंगे, ठीक है, और जो फ्लोरीन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपका एक्सियल में आ जाएगा। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपका पिछला वाला जो हमने डिस्कस किया था उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी का एक छोटा सा एप्लीकेशन था। तो आई होप दिस इज क्लियर, इजी क्वेश्चन था ये। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर्स फॉर करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड इन ब्रैकेट फॉर द फॉलोइंग। तो यहां पर आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, NH3, BiH3, SbH3, ASH3, PH3 का बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करना है। तो देखिए ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है, याद भी होना चाहिए, NCERT में इनफैक्ट मेंशन्ड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ऑर्डर पूछना। तो देखिए इसको याद रखिएगा। वैसे कंफ्यूजन यहां पे क्या होता है वो मैं बता देता हूं। कई बार लोगों को लगता है कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे आगे निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। यहां पर अगर हम, ये भी दो चीजें हैं, देखिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है, बट दैट डिपेंड्स कि किस एक्सटेंट के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। साथ में ये भी मैटर करता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास क्या है। अगर मोलर मास बढ़ता है तो आप जानते हैं कौन से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आपके बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं, दो दे आर वीक बट वो इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं विद इंक्रीज इन मोलर मास। तो यहां पर देखा गया है कि एज वी मूव इन डाउन द ग्रुप, क्योंकि ये सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं, देखिए ये रहे। तो अब अगर हम इनके हाइड्राइड्स की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा जो मोलर मास है वो BiH3 का है, और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली इन सब के लिए देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, बट इनका मोलर मास काफी बढ़ जाता है। जब मोलर मास काफी बढ़ जाता है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आपके बढ़ जाते हैं। तो जो ऑर्डर होता है, अगर हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के हिसाब से हैं तो इट शुड बी
कि बॉइलिंग पॉइंट BiH3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर उसके बाद नंबर आएगा SbH3, बट यहां पर बीच में आ जाता है अमोनिया और फिर होता है ASH3 और फिर लास्ट में आता है आपका PH3. दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर. तो अमोनिया बिकॉज उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही होती है तो उसकी वजह से वो होना चाहिए था सबसे पीछे, बट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो आगे आता है, लेकिन इतना भी आगे नहीं आता है. तो इट लाइज इन बिटवीन. सो दिस इज द ऑर्डर BiH3 SbH3 NH3 ASH3. तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, ये गलत है. फिर नेक्स्ट देखते हैं H2O, H2TE, H2SE, H2S बॉइलिंग पॉइंट. हाँ, अब यहां पर वाटर के केस में जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो काफी अच्छी होती है, स्ट्रांग भी होती है. एज अ रिजल्ट इस केस में भी अगर हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के हिसाब से जाते तो वाटर को सबसे पीछे आना चाहिए था, बट वाटर की क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी अच्छी होती है, एक्सटेंट उसमें ज्यादा होता है, तो वो सबसे आगे चला जाता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. तो ध्यान रखिएगा H2O, H2TE बिल्कुल सही बात है. अब बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो मोलर मास के बेसिस पे विल आंसर H2TE, H2SE एंड H2S. तो B इज द करेक्ट आंसर. फिर इन्होंने बोला हुआ है बेसिक कैरेक्टर NH3, PH3, ASH3, SbH3. इसका बेसिक कैरेक्टर बताना है. तो यहां पर एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी बात है, वो भी सुन लीजिए. अमोनिया दिया हुआ है PH3, ASH3. इसको लोग अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बट दिस इज द बेस्ट मेथड टू एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर. देखिए अमोनिया PH3, ASH3, SbH3, BiH3 की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल जो होता है दैट अप्रोचेस 90 डिग्री. बॉन्ड एंगल आपका अप्रोचेस नीचे की तरफ जाने पे 90 डिग्री की तरफ जाता है. स्पेशली इनके केसेस में बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं आपके अप्रॉक्स क्लोज टू 90 डिग्री होते हैं. लेट्स नॉट राइट अप्रॉक्स, क्लोज टू 90 डिग्री होते हैं. अमोनिया में आपको पता है ऐसा नहीं होता है, ऑब्वियसली वो 109 डिग्री 28 मिनट के पास होते हैं, राइट. सो बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री. तो अब यहां पे एक्सप्लेन करा जाता है कि PSH3, ASH3, SbH3, BiH3 में हाइब्रिडाइजेशन की हमें बात नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा डेविएशन हो रहा है जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट से. तो हम यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की बात भी नहीं करते हैं. ड्रैगोस रूल इनफैक्ट हम यहां यूज भी करते हैं. और नीचे की तरफ बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री, मतलब यहां अगर 92 93 होगा तो नीचे की तरफ 90s की तरफ अप्रोच करने लगेगा. अब इसको एक्सप्लेन कैसे करा जाता है, बेसिक कैरेक्टर देखिए कैसे एक्सप्लेन करा जाता है. तो इफ यू रिमेंबर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू S अपॉन S माइनस 1. तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो यहां से परसेंट, ये बॉन्ड एंगल के बेसिस पर हम पता लगा लेते हैं बॉन्ड में कितना परसेंटेज S कैरेक्टर है. इसको हम यूज करते हैं फॉर्मूले को. तो यहां पे अगर मान लीजिए BiH3 का एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो रहा है तो उसके हिसाब से अगर हम यहां डालेंगे तो S कैरेक्टर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. अगर S कैरेक्टर 0 आया तो इसका मतलब जो BiH3 में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये मैं ऐसे 90 डिग्री पे शो कर रहा हूं, एक एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, एक जेड एक्सिस हो गई, अप्रॉक्स में 90 ले रहा हूं समझाने के लिए. तो इन बॉन्ड्स की अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल के हिसाब से, इन सब में S कैरेक्टर आपका 0 हो गया. तो इसका मतलब ये जो ये S कैरेक्टर 0 हो रहा है अगर, तो P कैरेक्टर बढ़ रहा है. अगर P कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ये जो लोन पेयर आपका प्रेजेंट होगा, भाई बिस्मत में तो आपका S भी है, P भी प्रेजेंट है. अगर ये प्योर P आ गया इनमें कैरेक्टर, S कैरेक्टर 0 मतलब प्योर P कैरेक्टर आ गया, ऐसे सोच सकते हैं. PX, PY, PZ से ये बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन आकर के, इसीलिए हम यहां हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करते हैं. तो इसका मतलब ये लोन पेयर प्रेजेंट है वो किसमें प्रेजेंट है, प्योर S ऑर्बिटल में. हाइब्रिडेशन क्यों नहीं हो पाता है, बिकॉज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू हाइब्रिडाइज S and 3p ऑर्बिटल्स नीड टू बी कंपनसेटेड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन. तो ऐसा इनमें नहीं, अमोनिया में ऐसा हो जाता है कि भाई आप मिक्सिंग कर रहे हैं तो मिक्सिंग के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होगी. तो अमोनिया में पॉसिबल होता है जो एनर्जी खर्च होती है दैट गेट्स कंपनसेटेड बाय द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन विद
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के s के साथ जब ओवरलैप होती, यहां नहीं हो पाता है तो यहां हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, वी ट्रीट देम एज व्हाट, px p by pz ऑर्बिटल है और उन्होंने ओवरलैप कर लिया हाइड्रोजन के साथ सिंपली। अब लोन पेयर का s कैरेक्टर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, अगर इसमें 90 डिग्री एंगल हो गया, यहां कुछ होगा 90 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसमें जो लोन पेयर आपका लाई कर रहा है, किसमें लाई कर रहा है, ऐसे ऑर्बिटल में लाई कर रहा है जिसका s कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है। अगर वो बढ़ता जा रहा है तो हमें पता है मोर इज द परसेंटेज s कैरेक्टर, मोर इज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अपने लोन पेयर वो दूसरे के साथ आसानी से शेयर नहीं करेगा। तो अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लोन पेयर जहां प्रेजेंट होता है उसमें परसेंटेज s कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो अप्रॉक्स कितना हो गया, 25% हो गया। यहां ऑलमोस्ट s कैरेक्टर लोन पेयर के लिए 100% हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा हो गई, मोर इज द परसेंटेज कैरेक्टर, मतलब वो लोन पेयर आसानी से शेयर नहीं करेगा। तो ज्यादा बेसिक कौन होता है, अमोनिया इज मोर बेसिक, और नीचे की तरफ जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ गिरती चली जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, s कैरेक्टर अप्रॉक्स 0, तो p कैरेक्टर आपका क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 100%। तो बॉन्ड में p कैरेक्टर बढ़ रहा है तो लोन पेयर में s कैरेक्टर आपका क्या करेगा, घटेगा। देखिए p कैरेक्टर बढ़ रहा है तो सॉरी, बॉन्ड में p कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड में ही s कैरेक्टर घटेगा, और लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा उसमें s कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहां पे s कैरेक्टर बढ़ गया। तो इस लॉजिक से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज एक्चुअली दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। सो वी कैन से कौन ज्यादा बेसिक था, सेम, तो दिस इज करेक्ट, सी भी आपका सही है। डी की अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो जैसे हम यहां पर बात करते हैं वैसे ही हम इनके केसेस में भी बात करते हैं, H2O, H2S, H2SE, H2TE, इनके केस में भी हम वही बोलते हैं कि वाटर के केस में हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाती है, इनके केस में भी सेम थिंग हैपेंस, क्या हाइब्रिडाइजेशन की हम बात नहीं करते हैं। खैर यहां पर एसिडिक कैरेक्टर तो आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर लेंगे, इसका एक और तरीका है जो आप जानते हैं, H+ हटा के देख लीजिए किसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, या जो मैंने लॉजिक समझाया है उसको भी आप यूज कर सकते हैं कि H+ हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज आपका किसमें ज्यादा स्टेबलाइज होगा, इसमें ज्यादा स्टेबलाइज होगा। एक तो साइज भी है, दूसरा हमने अभी अभी देखा कैसे एक्सप्लेन करा था कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे व्हाट यू विल नोटिस, ये लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में जाना प्रेफर करेंगे, मतलब ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। तो हम यहां बोलेंगे आप H+ हटाइए, साइज देखिए, ये सबसे आसान आंसर है इसको एक्सप्लेन करना। साइज देखिए किसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, आप क्या बोलेंगे, इसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन होता है, दिस इज मोर एसिडिक। तो ये हम, या वैसे एक्सप्लेन कर दीजिए कि ज्यादा अच्छे से नेगेटिव चार्ज को कौन एकोमोडेट कर लेगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो वो भी हम वैसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे भी पिछले केस में किया। सो आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो इसके आंसर्स आपको समझ में आ गए हैं, बी सी डी। कंपेयर कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ among CH3F, CH2F2 and CHF3। अगेन बेंड्स रूल का एप्लीकेशन है, तो ये एक सिंपल सा रूल आपको याद रखना है, ये आप जानते भी हैं कि मान लीजिए इस तरह X A Y करके हम अरेंजमेंट ले लें, A जहां पर आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, A इज अ सेंट्रल एटम। अगर हम X को, if X is being replaced, जब हम उसको रिप्लेस करते हैं बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट आता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम is affected, और जो एडजेसेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, मतलब एडजेसेंट बॉन्ड आपका ये रहा A Y,
वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो एडजेसेंट बॉन्ड लेंथ व्हाट डिक्रीजेस, वो क्या कर जाएगी, कम कर जाएगी। तो ये आप बेंड्स रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां पर जाना पसंद करेगा, ऐसे ऑर्बिटल के साथ जुड़ना पसंद करेगा जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो, कम हो, राइट। मतलब ऐसे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ जुड़ना पसंद करेगा जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहता है कि उसे इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो अगर ऐसे ऑर्बिटल में जोड़ देंगे जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उससे उसको इलेक्ट्रॉन खींचने में क्या दिक्कत होगी। तो अगर ऐसे के साथ जुड़ रहा है जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर कम है, तो ऑब्वियसली जब इस बॉन्ड में जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके कनेक्ट हुआ, जिस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जुड़ा, उसमें परसेंटेज कैरेक्टर कम रख रहा है, तो बाकी सब में परसेंटेज कैरेक्टर क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। और अगर वो परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ा रहा होगा उनमें, तो जब जो भी एलिमेंट आएगा बॉन्ड बना ले उस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ, उसको क्योंकि उसमें परसेंटेज कैरेक्टर बड़ा होगा, तो एज अ रिजल्ट वो ज्यादा सेंट्रल एटम की न्यूक्लियस की तरफ खिंचा हुआ होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। उसी लॉजिक को मैंने यहां पे ऐसे मेंशन कर दिया है, एक्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज अफेक्टेड, एडजेसेंट बॉन्ड लेंथ आपकी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इधर ये एस कैरेक्टर गिराएगा तो ऑब्वियसली उधर एस कैरेक्टर बढ़ा रहा होगा, तो एज अ रिजल्ट वो क्या होंगे, पास आने लगेंगे, बॉन्ड आपका शॉर्टन कर जाएगा। तो उसी लॉजिक पे एक क्वेश्चन है, CH3F CH2F2 CHF3। तो अगर आप देखें तो आप बेसिकली कर यही रहे, रिप्लेस कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, वैसे ही है। यहां पे ए जो हो गया वो आपका कार्बन हो गया, और H मतलब अगर हम CH बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो आप CH को स्टडी कर सकते हैं, या CF बॉन्ड की बात करेंगे तो उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो यू आर रिप्लेसिंग बेसिकली X, और वहां पे हम F जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कंटिन्यूसली बढ़ाते आ रहे हैं। वो अगर बढ़ते जाएंगे तो जो एडजेसेंट बॉन्ड होंगे, जो भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती चली जाएगी। तो CH3F में एक है, इसमें तीन तीन आपने लगा रखा है। तो अगर हम CH बॉन्ड की बात करें या CF बॉन्ड की भी बात करें तो क्या बोलेंगे, डी मैं बॉन्ड लेंथ के लिए यूज कर रहा हूं, CH3F एंड ऐसे DCH2F2 एंड DCHF3। तो अगर CH यहां पे आपके तीन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिए हैं तो इसकी वजह से CH बॉन्ड इसमें सबसे ज्यादा शॉर्टन होने वाला है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, ये सिचुएशन बन जाएगी। सेम इज विद CF बॉन्ड लेंथ। भाई CF बॉन्ड में भी यही आप काम कर रहे हो, भाई जो H हटा करके आपने दूसरा F लगाया, फिर एक H हटा करके आपने F लगाया, तो अगेन द सेम गोस विद दिस CH3F एंड देन वी हैव CH2F2 और लास्ट में हो जाएगा CHF3। तो अगर हम इसी स्टेटमेंट को यूज कर लें तो इसके बेसिस पर हम बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज द आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे तो आपके कई क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर, बेंड्स रूल के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इट सेज, कंपेयर बॉन्ड लेंथ CCl इन CH3Cl एंड CF3Cl। फिर उसी का देखिए एप्लीकेशन है, मैंने ये पार्ट्स ले लिए थे जाके आप फटाफट आंसर कर सके। तो CCl बॉन्ड की बात कर रहा है, और अगर आप कंपेयर करें यहाँ पे H हैव बीन रिप्लेस्ड बाय F, फिर से वही हम बेंड्स रूल यूज करेंगे, या जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उससे आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं। तो एडजेसेंट बॉन्ड मतलब CCl की बात कर रहा है, CCl बॉन्ड किस में छोटा हो जाएगा, इस वाले में छोटा हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो DCF3Cl में हम बात कर रहे हैं, मैं D से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये छोटी होगी एज कंपेयर टू DCH3Cl। सो अगेन सिंपल है, उसी चीज को आप स्टेटमेंट को यूज करिए, देखिए बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो H को आपने F से रिप्लेस करा है, तो एडजेसेंट बॉन्ड हम CCl की बात कर रहे हैं, वो यहां छोटा हो जाएगा। इधर फिर से आइए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा, वैसे आपको फिर से समझ में आ गया होगा, D ऑफ H2O2 मतलब OO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बात कर रहे हैं, इसको इस तरह लिख लेते हैं। तो D ऑफ F2O2 will be less than D of
H2O2 अगेन H हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन, फिर से खत्म हो गया। इसको कई बार लोग दूसरे तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अनदर वे टू एक्सप्लेन इट कि यहां पे आपको पता है पर ऑक्साइड बॉन्ड काफी कमजोर होते हैं। रीजन क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा O पे प्रेजेंट होती है, एज अ रिजल्ट उनके बीच में रिपल्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पता है डेल्टा माइनस ऐसी सिचुएशन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज ये ऐसे पुल करके ला रहा है। अब अगर हम यहां पे बात करें तो ये एक तरह से फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेगा, खींच लेगा, तो उनके बीच में रिपल्शन उतना नहीं रहेगा। सो एज अ रिजल्ट यहां पे रिपल्शन कम करने के चक्कर में ये अपने बॉन्ड को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। यहां पे पहले ही उतना रिपल्शन नहीं है क्योंकि फ्लोरीन ने वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O से पुल करके रखी हुई है। या आप ऐसे आंसर करें या फिर जैसे मैंने बताया वैसे आंसर करें, चलेगा। ऐसे ही N2H4, फिर अगेन द सेम थिंग हैज बीन डन, उसको फिर से आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। N2H4 यहां पे N और N के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहां पे अगर हम बात करें तो फ्लोरीन लॉजिक आप यूज कर सकते हैं या वो स्टेटमेंट यूज करें जो मैंने यहां पे एक्सप्लेन करा था। N और N के बीच में रिपल्शन काफी ज्यादा होगा तो N2H4 में बॉन्ड लेंथ आपकी लंबी हो जाएगी, जबकि फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन से कम कर लेगा, बिकॉज फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल, तो एज अ रिजल्ट इनमें रिपल्शन कम होगा। या फिर वही लॉजिक, H has been replaced by what, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो एडजेसेंट बॉन्ड लेंथ है यहां पे कम हो जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे D ऑफ N2F4 की बात करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी इस तरह। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अरेंज देम एज पर बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स के हिसाब से अरेंज करना है इसे, PI3, PVR3, PCl3, PF3। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हम लॉजिक लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, एक्सपेक्टेड आंसर जो होना चाहिए कि भाई फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों की फॉस्फोरस की तरफ आ जाएगी। लोन पेयर तो सब में एक एक ही प्रेजेंट है, जब आ जाएगी तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा, लोन पेयर जब एक ही तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं तो रिपेल करेंगे, और बॉन्ड एंगल आपका क्या कर जाना चाहिए, इंक्रीज कर जाना चाहिए। मतलब PF3 के केस में जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो आपका ज्यादा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, यहां पे स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेंट हो जाते हैं, तो यहां ये वाली बात मैटर नहीं करती है। तो PI3 का बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन PBr3। स्टेरिक इफेक्ट क्या है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो आयोडीन एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, उसकी वजह से वो बॉन्ड एंगल आपका क्या बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और सबसे लास्ट में जाता है PF3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट वाली बात यहां पर मैटर नहीं करती है, कौन सी बात मैटर कर जाती है, स्टेरिक इफेक्ट्स मैटर कर जाते हैं। तो ध्यान रख सकते हैं इस बात को, स्टेरिक इफेक्ट्स मतलब आई का जो साइज है वो मैटर कर जाता है, या BR का जो साइज है वो मैटर कर जाता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू SiH4, SiF4। अब देखिए यहां पर दोनों के बॉन्ड एंगल सेम होंगे। SiH4 के अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, B से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये SiF4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट यहां नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हम तब लगाते हैं जब एटलीस्ट एक लोन पेयर प्रेजेंट हो सेंट्रल एटम पर। यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है, तो जितने भी इफेक्ट होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, वो सब एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसल आउट कर जाएंगे, राइट। तो बॉन्ड जैसे SiH4 SiF4 में बॉन्ड एंगल सेम होगा, बॉन्ड ऐसे ही फॉर एग्जांपल CH4 है तो वहां पर भी बॉन्ड एंगल CF4 का सेम होगा। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली जो बात, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाली बात होती है, उसको हम कब प्रेफरेंस देते हैं, जब एटलीस्ट एक लोन पेयर आपका प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा हो तो भी हम प्रेफरेंस देंगे। अगर सब कुछ नहीं लोन पेयर प्रेजेंट तो एकदम सिचुएशन आइडेंटिकल हो जाएंगी, हर तरफ से जो भी वेरिएशन आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। तो SiH4 SiF4 CH4 CF4 इन सब के बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। फिर H2O F2O Cl2O, ये फेमस क्वेश्चन है, सब जानते हैं। यहां पर क्या होने वाला है, Cl2O, जिनको नहीं पता है मैंने डाल दिया था बस थोड़ा सा रिव्यू कराने के लिए। Cl2O
में देयर इज बैक बॉन्डिंग, फिर H2O एंड देन वी हैव F2O। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पे तो लोन पेयर भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात को हम यहां पे प्रेफरेंस देंगे। अगर हम उस हिसाब से आंसर करें तो आपको पता है कि किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की तरफ जा रहे हैं। जब एक ही तरफ जाएंगे तो रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन को कम करने के चक्कर में बॉन्ड एंगल आपका बड़ा होगा। तो उस हिसाब से चलें तो हाइड्रोजन H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा क्लोज पहुंचेंगे तो एंगल सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, Cl2O उससे आगे निकल जाता है। और F2O में ऑब्वियसली फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, तो रिपल्शन कम होगा। तो ठीक है, दैट इज फाइन विद इट। बट ये Cl2O क्यों आगे आ गया और H2O क्यों इधर चला गया पीछे? तो यहां पर बॉन्ड एंगल Cl2O का ज्यादा होता है, ये एक्चुअल आंसर होता है। तो क्या है यहां पर रीजन, क्या देंगे भाई? एक्चुअली में यहां पर बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन P से इसके MTD में जाते हैं, तो P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग होती है। ये जो बैक बॉन्डिंग होती है इसकी वजह से यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और फिर ये जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन बिट ये डोमिनेंट हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। सो दिस इज द रीजन हियर। तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से, ठीक है, आपने यहां पे बैक बॉन्डिंग करी हुई है, यहां बॉन्ड बना हुआ था, बट देयर इज अ बैक बॉन्डिंग हियर फ्रॉम ऑक्सीजन, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिपल्शन क्रिएट करता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा व्हाट इट सेज, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन PCl2F3। मतलब वो एक तरह से इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सारे बॉन्ड लेंथ हमें कंसिडर करनी है। सो PCl2F3 आप जानते हैं, P अभी हमने डिस्कस करा था, फ्लोरीन जो आपका होगा दैट विल गो एट एक्सियल पोजीशंस, और क्लोरीन आपका दो फ्लोरीन तो जाएंगे ही जाएंगे, बचा एक फ्लोरीन, तो वो आपका आ जाएगा कहाँ, इक्वेटोरियल पे। सो लेट अस पुट इट हियर। और दूसरा रहा आपका इस तरह क्लोरीन, ये और ये रहा। सो वी हैव क्लोरीन एट इक्वेटोरियल। क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन 3 थे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें एक को इक्वेटोरियल पे लाने ही लाना था। अब जनरली हम क्या बोलते हैं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आपका जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो लंबे होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। लेकिन ये स्टेटमेंट तभी आपका वैलिड है, या ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम सेम एटम्स के लिए बात कर रहे हों। कुछ इसमें बातें ये भी ध्यान रखनी थी, जैसे PF5 की अगर हम बात करते हैं तो PF5 में हम बोलते हैं कि सारे ही बॉन्ड्स आपके आइडेंटिकल होते हैं, बॉन्ड लेंथ सेम होती है, बिकॉज PF5 में आपका एक फिनोमेना होता रहता है विच इज बेरी सूडो रोटेशन। वो कंटिन्यूसली होता रहता है जहां पर एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एक्सियल में कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। उतनी एनर्जी आराम से अवेलेबल होती है रूम टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से एक्सियल इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल एक्सियल में, तो वहां पे एक तरह से एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल की तरह भी कभी बिहेव करने लगते हैं और कभी इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड की तरह बिहेव करने रहते हैं। वो हमेशा रोटेशन होता रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेरी सूडो रोटेशन, सूडो रोटेशन भी बोल सकते हैं आप उसे। तो बट वहां PF5 में ऐसा, ये एग्जाम्पल तो आपको याद रखना ही है, वरना अगर हम किसी और केस की जब बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक्सियल वाले बॉन्ड जो है वो इक्वेटोरियल से लंबे हो गए। कब बोलेंगे वो, जब ये सब सेम होते हैं। PF5 वाला केस आप अलग से याद रखिएगा, जैसे Cl होता है, यहां भी Cl होता है, यहां भी Cl होता है, तब हम ये एक्सप्लेन कर देते, राइट। लेकिन यहां पे उसने एटम्स ही सेम नहीं रखे, 3 F रखे हुए, 2 Cl रखे, तो क्या हम तब भी ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि बॉन्ड लेंथ आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। जब आप एटम ही बदल देंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आप ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते। तो यहां पे क्लोरीन बीइंग बहुत लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो हम देखते हैं कि PCl की जो बॉन्ड लेंथ होती है, मैं इसको D से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो PCl की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इन सारे ही बॉन्ड्स में। सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा
क्योंकि क्लोरीन आपका फ्लोरीन से बड़ा एटम है तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। फिर उसके बाद अब यहां पे डेफिनेटली हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये आपका एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। तो जब हम इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो देखा गया है कि एक्सियल वाले लंबे होंगे, तो मैं डी पी एफ की बात कर रहा हूं, बट ध्यान रखिएगा यहां पे जो मैं जिस एफ की बात कर रहा हूं वो आपका कौन सा वाला है, एक्सियल वाला। तो ये हो गया एक्सियल, ये अगला नंबर आएगा। फिर इसके बाद क्योंकि यहां कंपैरिजन हमारे लिए रिलेटिवली इजी है, सेम एटम्स यूज कर रहे हैं, फिर ये डी पी एफ और ये रहा आपका इक्वेटोरियल। तो ये आपकी सिचुएशन बन गई। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड आपके शॉर्टर होंगे एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड, वो तब जब हम सेम एटम्स के लिए बात कर रहे हैं। अगर डिफरेंट है तो फिर हमें ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे इस वाले केस में आपने देखा इक्वेटोरियल बॉन्ड आपका लंबा हो गया एज कंपेयर टू इस एक्सियल बॉन्ड के। PF5 वाला केस आपको पता होना चाहिए, इसमें ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, explained on basis of Berry pseudo rotation। Berry pseudo rotation क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, इफ यू डोंट हैव आइडिया यू कैन फाइंड इट आउट, सर्च कर सकते हैं आप, देख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल्स आपसे पूछा है, LAL के बीच का एंगल पूछा गया है, राइट। इस अप्रॉक्स यहां पे होगा 180 डिग्री, इसको एक्सप्लेन करने को बोला है इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में बोल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए जरा, अब यहां पे ऐसा अगर हम नोटिस करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पे लोन पेयर आपका प्रेजेंट है तो बेंट शेप होनी चाहिए। अगर बेंट शेप है तो उस केस में फिर आपका एंगल 180 डिग्री तो नहीं होना चाहिए भाई। हाइब्रिडेशन है, स्पीड 3 हो गया, 2 लोन पेयर हो गए तो वी शेप हो गया, बेंट शेप हो गया, बट ये 180 डिग्री हो जाता है। तो वी नीड टू ऑब्जर्व दिस। तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इफ यू पे अटेंशन। सब कुछ यहाँ पे देखिए क्या क्या डिफरेंट चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम के साथ कनेक्टेड है CF3 ग्रुप, और Al के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। अगर आप चेक करें तो Al हैज वेकेंट ऑर्बिटल, दोनों ही Al के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और P ऑर्बिटल आपका वेकेंट दिख रहा है, P भी वेकेंट प्रेजेंट है, D तो हो गई होगा वेकेंट। सो वी हैव वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन बोथ Al। CF3 आपके कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो व्हाट दे विल डू, वो लोग क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है इनको पुल करेंगे। तो ये पुल करा और ये यहां पर पुल करा, कौन सी, एक तरह से बैक बॉन्डिंग हो गई। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही है, P से P में जंप कर रहे हैं। ऑक्सीजन के पास D तो होता ही नहीं है, P है, P से P में जंप कर रहे हैं, P पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। P पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और CF3 ग्रुप इसको और ज्यादा फेवर कर रहे हैं। वो पुल करेंगे, Al पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे, एक तरह से वैकेंसी जो प्रेजेंट है Al पे, वहां पे एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं लोन पेयर को आने के लिए बाय मेकिंग इट मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहां पे एक तरह से डीलोकलाइजेशन हो गया लोन पेयर का। तो जब दोनों ही नहीं यहां दिखेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो उस केस में हम जब ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाएगी, इट विल बी लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं यहां लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp जैसा हो जाएगा। अब sp लाइक हो गया तो क्या बोलेंगे हम कि बॉन्ड एंगल किसको अप्रोच करने लगेगा, 180 डिग्री को अप्रोच करने लगेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे इसका जवाब हमने दिया है किसके बेसिस पर, बैक बॉन्डिंग के बेसिस पर। अगला देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई CH3NCS इज बेंट एंड SiH3NCS इज लीनियर इन शेप। तो शेप में फर्क आ रहा है। अब सब कुछ सेम है, अगर आप यहां पे देखें तो यहां सिलिकॉन प्रेजेंट है और यहां कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन आपका सेकंड पीरियड का मेंबर हो गया और उसके नीचे आपका सिलिकॉन आ गया। तो सिलिकॉन थर्ड पीरियड का मेंबर है, उसके पास sp है, p भी है और d भी प्रेजेंट है ऑब्वियसली, और d इनफैक्ट वेकेंट है। तो ये यहां से हमने नोटिस करा दैट दे हैव व्हाट, वेकेंट d ऑर्बिटल। अगर ये वेकेंट d ऑर्बिटल है तो यहां पर देखते हैं क्या उससे फर्क पड़ेगा, लेट्स चेक इट आउट। तो ये रहा आपका NCS, C डबल बॉन्ड S, और यहां पर आपका प्रेजेंट है CH3। ऐसे ही इसको बना लेते हैं, यू हैव NCl
S और यहां पर आपका प्रेजेंट है SiH3। ये सिचुएशन बन गई। अब N को जरा ऑब्जर्व करते हैं। सेंट्रल इसको देखें, सेंट्रल एटम तो वैसे और भी प्रेजेंट है, बट इसको N को जरा नोटिस करिए आप। अगर हम N को देखें और इसका हाइब्रिडेशन निकालें तो 1 2 3 sp2 हो गया यहां पर हाइब्रिडेशन। sp2 में अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो आपका वो बेंड होना चाहिए, बेंड हो जाना चाहिए, लीनियर तो नहीं रहेगा, राइट। एक लोन पेयर शेप हम जब भी डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल बॉन्ड। अगर हम यहां पर देखें तो यहां भी ऐसी होना चाहिए, बट क्योंकि ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जा सकता है, N के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, सिलिकॉन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, p पाई d पाई, बैक बॉन्डिंग यहां पर हो सकती है। कब कब बॉन्डिंग होगी? बैक बॉन्डिंग आप जानते ही हैं, जब भी किसी पे लोन पेयर प्रेजेंट है और उसके एडजेसेंट में एक ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसपे वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो यहां वो बात हो रही है। तो फिर से वही यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसी सिचुएशन आ जाएगी, और अगर डबल बॉन्ड जैसी कैरेक्टर जैसी सिचुएशन आ जाएगी, लोन पेयर इज नॉट रिजाइडिंग ऑन नाइट्रोजन एटम, इट इज डीलोकलाइज्ड। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? sp, 2 सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे हम काउंट कर देंगे। तो sp अगर हो जाएगा तो sp में कैसी शेप होने लगेगी? लीनियर होने लगेगी। sp लाइक बोल सकते हैं, हम दोनों चलेंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज बेंट sp2 विद वन लोन पेयर। यहां पे लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल, इट इज डीलोकलाइज्ड, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इट विल बी लीनियर इन शेप। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ H bonds, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ H bond स्ट्रेंथ इज। तो देखिए इस बात को याद रखिएगा कि सबसे जो अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आप बनाना चाहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, एक्सटेंट की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अलग चीज है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक अलग चीज है। जैसे HF और F माइनस में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि H पे मैक्सिमम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कौन क्रिएट कर सकता है? फ्लोरीन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और F माइनस प्रेजेंट है, तो ये F माइनस जब प्रेजेंट ही हो गया तो यहां पे जितना मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज हो सकता है तो दैट इज देयर, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फिर आते हैं आगे की बात करते हैं कि अगर हाइड्रोजन किसी और एटम से कनेक्टेड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तब हम कैसे आंसर करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन इज अ बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कौन होगा? जिसका H दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होगा, और F माइनस को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन इज अ बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड नाइट्रोजन इज अ बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। हमेशा इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, ऑक्सीजन इज अ बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड नाइट्रोजन इज अ बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, ठीक है। इसको याद रखें। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे नाइट्रोजनियस कंपाउंड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो दूसरे के H को बड़े आसानी से अपनी तरफ एक्सेप्ट करा लेंगे या अट्रैक्ट करा लेंगे। तो अब उसी लॉजिक पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात। तो यहां पे देखिए OH और ये हाइड्रोजन बॉन्ड डैश लाइन से शो करा हुआ है, ठीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जैसे मैंने बताया, इंफॉर्मेशन एक आपसे शेयर करी। अब आते हैं यहां पे, ऑक्सीजन इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, नाइट्रोजन इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन गया। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा सबसे अच्छा बनेगा, P की बात करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली O और O का होगा, राइट। O और O का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा अच्छा बनता है, याद रखिएगा। तो P के बाद Q आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। फिर N और H और NH की बात करें, और फिर उसने NH और O, तो दिस इज जस्ट उल्टा, तो ये सबसे पीछे चला जाता है। तो NH डेल्टा पॉजिटिव एंड देन दिस इज डेल्टा माइनस, तो ये हो गया PQR, और ये सबसे पीछे चला जाएगा S, क्योंकि इसमें हमने जस्ट उल्टा कर दिया है। ऑक्सीजन इस बार एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है और नाइट्रोजन किसकी तरह? हाइड्रोजन बॉन्ड की डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन इज अ बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर एंड ऑक्सीजन इज अ बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। तो मैं लिख देता हूं, आप इसको याद रखें, बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, नाइट्रोजन इज बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, जैसा मैंने आपको